मैं राजेश गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस। मैंने पूर्व के वीडियो में संविधान के निर्माण से संबंधित कुछ तथ्य और जानकारियां आपके सामने रखी थी। इसी के अगले चरण में संविधान की निर्माण प्रक्रिया के दूसरे भाग में इस पर हम चर्चा करेंगे। इस पर आगे बढ़ने से पहले हमने संविधान के निर्माण से संबंधित जो पहला वीडियो डाला था मैंने, उसके बारे में एक प्रारंभिक और रिवाइज उसको हम दोहरा लेते हैं एक बार। जैसा कि हम जानते हैं, पूर्व के वीडियो में चर्चा भी कर चुके हैं कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। सच्चिदानंद सिन्हा जी अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए और फ्रैंक एंथोनी अस्थायी उपाध्यक्ष बने। और 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष और एस.सी. मुखर्जी अस्थायी उपाध्यक्ष बने। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा, जो 22 जनवरी 1947 को पास हुआ। जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया तो उसके अंतर्गत संविधान सभा की भूमिका में परिवर्तन हुआ, क्योंकि आज़ादी के बाद चूंकि तत्कालीन परिस्थितियों में नई संसद का गठन संभव नहीं था, इसीलिए संविधान सभा को भारत की स्वतंत्रता के पश्चात न केवल संविधान सभा के रूप में कार्य करने का भार दिया गया, अपितु साथ ही उसे देश की अस्थायी संसद अर्थात कानून निर्माण की जिम्मेदारी भी दी गई। इस प्रकार संविधान सभा को स्वतंत्रता के पश्चात दो महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां प्रदान की गई, संविधान निर्माण की और संसद के रूप में कानून निर्माण की। इस बात पर हमने चर्चा की कि संविधान सभा के रूप में जब संविधान सभा कार्य करती थी तो अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जब ये कानून निर्माण के रूप में कार्य करती थी तो अध्यक्षता जी.वी. मावलंकर जी किया करते थे। स्वतंत्रता के पश्चात संविधान निर्माण को और तेजी देने के लिए हमने 29 अगस्त 1947 को भारत सरकार के द्वारा प्रारूप समिति अर्थात ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ। 7 सदस्य थे इसमें। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को प्रदान की गई और उनके नेतृत्व में 7 सदस्यीय इस कमेटी ने 6 माह से भी कम समय में संविधान की रूपरेखा तैयार करके संविधान सभा को दे दिया। ये अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य प्रारूप समिति ने इतने कम समय में किया, निश्चित रूप से इसका श्रेय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जाता है। संविधान सभा के द्वारा 3 वाचन संविधान के किए गए। प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948, द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 और संविधान का द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। ये सबसे लंबा वाचन था जिसमें संविधान पर खंडवार विचार किया गया। और तृतीय वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक हुआ। और 26 नवंबर 1949 के दिन ही संविधान सभा के 299 सदस्यों में से उस दिन उपस्थित 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए और इस प्रकार हमने 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को अंगीकृत, आत्मार्पित और अधिनियमित कर लिया। और जिस दिन 26 नवंबर 1949 के दिन हमने जिस संविधान को अंगीकृत किया उसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या बढ़कर 8 से 12 हो चुकी है। संविधान सभा के द्वारा यह कार्य 11 अधिवेशनों और 165 बैठकों करने के बाद हुआ। अब हम आगे चलते हैं।
26 नवंबर 1949 के दिन भारतीय संविधान के कुछ प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए, जो जैसे नागरिकता संबंधी, क्योंकि उस समय नागरिकता का इश्यू बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया था। और इसके अलावा निर्वाचन और अस्थायी संसद संबंधी प्रावधान, क्योंकि निर्वाचन को लेकर और अस्थायी संसद के गठन को लेकर भी हमें कुछ व्यवस्थाएं करनी थी, इसलिए तत्कालिक रूप से कुछ अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया, जबकि जो अन्य प्रावधान थे वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को आयोजित हुई, और ये दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन हमने सर्वप्रथम हमारे भारत के राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना। इसी 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को भी स्वीकार किया गया, और इसी दिन सदस्यों ने अंतिम रूप से हमारे देश के संविधान पर हस्ताक्षर किए। 24 जनवरी 1950 को चूंकि संविधान को स्वीकार कर लिया गया, इसलिए पूर्व में स्वीकार कर चुके थे संविधान को, इसलिए 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा को भंग कर दिया गया, क्योंकि इसी दिन संविधान सभा के रूप में कार्य समाप्त हो गया। लेकिन जैसा कि मैं पूर्व में बता चुका हूं, इसको संविधान निर्माण के साथ साथ कानून निर्माण अर्थात अस्थायी संसद के रूप में कार्य करने की भी जिम्मेदारी दी गई। इसलिए इसका संसद के रूप में कार्य अर्थात कानून निर्माण के रूप में कार्य इसका चलता रहा, और ये कार्य इसने अप्रैल 1952 तक, जब तक हमारी नई संसद का गठन नहीं हुआ, तब तक निरंतर रूप से इसने हमारी अंतरिम संसद के रूप में इसने कार्य जारी रखा। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं। संविधान निर्माण का कार्य बहुत जटिल था, लेकिन हमारी संविधान सभा के सदस्यों द्वारा इसे बहुत बेहतर तरीके से किया गया। संविधान सभा ने अपने कार्य विभाजन हेतु कई अनेक समितियों का भी गठन किया, जैसे संघीय संविधान समिति, संघीय शक्ति समिति का जो अध्यक्ष है वो नेहरू जी थे। मूल अधिकार और अल्पसंख्यक अधिकार संबंधी समिति के जो अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बनाया गया। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष भी वल्लभ भाई पटेल ही थे। झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नियम समिति और संचालन समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। सदन समिति के अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया, कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष के.एम. मुंशी जी, संविधान पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष नेहरू जी, राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति एवं वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके अलावा कुछ उप समिति भी बनाई गई, जैसे मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर जे.बी. कृपलानी जी और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एस.सी. मुखर्जी जी थे। देशी रियासतों से वार्ता और समझौता हेतु समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए और राज्य समिति के अध्यक्ष नेहरू जी थे। ये बहुत सारी समितियां हैं, कई बार इन समितियों में से प्रश्न पूछ लिया जाता है, ये हमें बहुत अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। भारतीय संविधान उस समय मूलतः अंग्रेजी में लिखा गया। अब संविधान सभा की हम बात करें तो कुल इसमें 11 सत्र हुए। इसमें पहला सत्र तो 9 दिसंबर अपना 1946 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में शुरू हुआ। उद्देश्य प्रस्ताव भी इसी सत्र में प्रस्तुत किया गया था। दूसरा अधिवेशन 20 जनवरी 1947 से शुरू हुआ, जिसमें उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ। इस प्रकार धीरे धीरे कई अधिवेशन हुए निरंतर रूप से। चौथे अधिवेशन जो 14 जुलाई 1947 से शुरू हुआ, उसमें भारत के राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया। इसी में श्रीमती हंसा मेहता ने राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा को भेंट किया। पांचवें अधिवेशन जो 14 अगस्त 1947 से शुरू हुआ, इसमें प्रारूप समिति का गठन हुआ।
8वें अधिवेशन जो मई 1949 में हुआ, इसमें संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रमंडल की सदस्यता को स्वीकार किया गया। 9वें अधिवेशन जो 14 सितंबर 1949 में शुरू हुआ, उसमें हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि के रूप में स्वीकार किया गया। प्रस्तावना को संविधान सभा के द्वारा अंतिम अर्थात सबसे अंत में स्वीकार किया गया। कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि प्रारूप समिति ने संविधान को तैयार करने में किन स्रोतों से सहायता ली, मदद ली। तो प्रारूप समिति ने 1928 की जो हमारी नेहरू रिपोर्ट थी, 1935 का भारतीय शासन अधिनियम, और हमारे जो संवैधानिक सलाहकार रहे थे संविधान समिति के BN राव, उनके संविधान के मसौदे से प्रारूप समिति ने अपने संविधान को तैयार करने में सहायता ली। तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको हमें बहुत अच्छे तरह से तैयार करना है। इसके अलावा अब हम राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है इनके बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। यदि राष्ट्रगान के बारे में बात करें तो इसे 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने स्वीकार किया। कई बार बहुत प्रश्न इनमें से आ जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इसलिए इनके बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानकारी होना जरूरी है। सर्वप्रथम राष्ट्रगान को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में जो दिसंबर 1911 में हुआ था उसमें गाया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित बिशन नारायण धर ने की। राष्ट्रगान के जो रचयिता थे वो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। टैगोर जी ने न केवल भारत के अपितु बांग्लादेश के राष्ट्रगान की भी रचना की थी। राष्ट्रगीत की बात करें तो 24 जनवरी 1950 को इसे संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया। इसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में की। वंदे मातरम पहली बार 1896 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया, जिसकी अध्यक्षता रहीमदुल्ला सयानी ने की। अब राष्ट्र चिन्ह के बारे में अपन बात करें तो इसे सम्राट अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है और इसे राष्ट्रीय चिन्ह का दर्जा 26 जनवरी 1950 को दिया गया। जो आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, उसको मुंडकोपनिषद से उसे हमने लिया है। हमारे भारतीय तिरंगे को 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के रूप में मान्यता दी, स्वीकार किया उसे। और इसी तिरंगे की बात करें हम तो 1907 में मैडम भीकाजी कामा द्वारा जर्मनी के स्टुटगार्ट एक जगह है जर्मनी में, वहां इसे फहराया गया। जबकि भारत में तिरंगा सर्वप्रथम 31 दिसंबर 1929 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाहौर में रावी नदी के तट पर मध्य रात्रि में फहराया गया। और जो तिरंगे का डिजाइन था वो पिंगली वेंकैया ने तैयार किया। इस प्रकार अपना संविधान निर्माण संबंधी टॉपिक अपूर्णतया कंप्लीट हो गया। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसे कि हम पहले ही पूर्व में चर्चा कर चुके हैं, मत्स्य यूनिवर्सिटी द्वारा सेकेंड ईयर की पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में ये भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के नाम से सेकंड पेपर है। और जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती रहती हैं उनमें भारतीय राज व्यवस्था में से प्रश्नों की संख्या बहुत अधिक पूछी जाती है। इसलिए इस पार्ट को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रूप से, चूंकि इसमें प्रत्यक्ष रूप से सीधे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इस पार्ट को बहुत अच्छी तरीके से तैयार किया जाना जरूरी है। और यदि इस पार्ट को हम बहुत अच्छे से तैयार कर लें
तो जनरल नॉलेज अर्थात सामान्य ज्ञान का बहुत बड़ा हिस्सा हम आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, थैंक यू।